हेलो दोस्तों, ये हमारी सीरीज़ का 9th पार्ट है। इससे पहले हमने 8 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, जो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट का लिंक है उसमें जाके देख सकते हैं। तो इसमें आज हम देखते हैं विधेयक। विधेयक सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। विधेयक जो होते हैं वो सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्तीय विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। इन्हीं को जो है संसद अपने लाकर जो इन्हें कानून बनाती है, इन्हीं के माध्यम से कानून बनाती है। तो अब ये देखते हैं चारों में क्या क्या अलग अलग प्रावधान हैं। तो सदन में पेश करने का तरीका क्या है? जो साधारण विधेयक होता है उसे किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। उसे किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लोकसभा हो या राज्यसभा। साधारण विधेयक जो है उसे दोनों में पेश किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल लोकसभा में पेश होगा। धन विधेयक जो होता है केवल लोकसभा में पेश होता है, और कोई धन विधेयक है या नहीं, ये जो अधिकार है सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष को है कि वो मतलब घोषित करने का अधिकार है कि कोई धन विधेयक है या नहीं। तो उस पर अधिकार है लोकसभा अध्यक्ष का। तो ये राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पेश होता है, और इसका जो जिक्र है वो है आर्टिकल 110 में। वित्तीय विधेयक की बात करें तो ये आर्टिकल 117 में है, लेकिन ये 2 प्रकार के होते हैं, 117(1), 117(3), इन दोनों में इसका उल्लेख है। तो इसमें क्या होता है कि अंतर क्या है? 117(1) जो है वो धन विधेयक की तरह है, जो राष्ट्रपति की सिफारिश से सिर्फ लोकसभा में पेश होता है, जबकि 117(3) में जिसका जिक्र है वो किसी भी सदन में पेश होता है राष्ट्रपति की अनुमति के आवश्यक नहीं होती इसमें, मतलब राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जो होती है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो 117(1) में है इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता है। ये जो इसमें सिर्फ इतना अंतर है, जो पहला वाला है ये धन विधेयक की तरह है, जबकि इसे किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ये साधारण विधेयक की तरह है। संविधान संशोधन विधेयक जो है अनुच्छेद 368 में इस प्रक्रिया का वर्णन है। इसको भी किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। तो ये है। अब बात कर लेते हैं, जब पहले सदन में ये पास हो जाते हैं तो दूसरे सदन का क्या रोल है। तो दूसरे सदन का इसमें रोल है, इम्पोर्टेंट रोल है इसमें, संशोधन करके, बिना संशोधन करके, अस्वीकार करके, कोई कार्रवाई नहीं करके। तो जो अगर ये लोकसभा में पेश होता है और उसके बाद राज्यसभा को भेजा जाता है, तो राज्यसभा को इसमें पूरा अधिकार है, वो संशोधन करके भेज सकती है, इसको बिना संशोधन किए भेज सकती है, अस्वीकार कर सकती है, कोई कार्यवाही नहीं कर सकती। अगर अस्वीकार किया या कोई कार्यवाही नहीं की तो गतिरोध उत्पन्न होगा इस चीज़ में। तो इसलिए संयुक्त बैठक का प्रावधान है। साधारण विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान है, जबकि लोकसभा में जो धन विधेयक पेश होता है उसमें राज्यसभा को सिर्फ नामात्र का अधिकार है। राज्यसभा को संशोधित व खारिज नहीं करने का अधिकार है, मतलब संशोधित या खारिज नहीं कर सकती धन विधेयक को। सिर्फ 14 दिन के भीतर जो है इसको वापस करना जरूरी है। अगर 14 दिन के भीतर वापस नहीं किया लोकसभा को तो ये जो है पारित माना जाएगा, और राष्ट्रपति की भी इसमें पूर्व अनुमति ली गई होती है, तो इससे राष्ट्रपति भी नहीं रोक सकते। तो इसको देख लेते हैं। अब अगला है हमारा, ये हमने देख लिया था, राज्यसभा को इसमें पर्याप्त शक्ति है, संशोधन कर सकती है, खारिज कर सकती है। जैसे साधारण विधेयक में है राज्यसभा को शक्ति, उसी प्रकार से वित्तीय विधेयक में भी समान शक्ति है, लेकिन धन विधेयक में जो है वो लोकसभा को अधिकार है। अब इसमें देखते हैं हम, संविधान संशोधन विधेयक जो है इसमें दोनों सदन में पृथक रूप से पारित होना जरूरी है, इसलिए संयुक्त बैठक का इसमें प्रावधान नहीं है, क्योंकि ये दोनों सदन में अलग अलग पारित होना चाहिए। तो संयुक्त बैठक किस किस में बुलाई जा सकती है? इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान है साधारण विधेयक में, और वित्तीय विधेयक में जो है संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, लेकिन धन विधेयक में और संविधान संशोधन विधेयक में जो है संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। जबकि संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति इसको बुलाते हैं। जब दोनों संसद के बीच में जो है गतिरोध उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति इसको बुलाते हैं, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो लोकसभा उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेंगे। अगर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं तो राज्यसभा के जो सभापति है, उपराष्ट्रपति, वो इसकी अध्यक्षता नहीं कर सकते, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है होते हैं वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। अगर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित है तो जो राज्यसभा का उपसभापति होता है वो इसकी अध्यक्षता करेंगे, जबकि उपराष्ट्रपति होते हैं, जो राज्यसभा का सभापति होता है, वो इसकी अध्यक्षता नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। तो ये भी आपको याद रखना है।
राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति साधारण विधेयक को स्वीकृत कर सकता है, वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो इसमें तीनों शक्ति जो है राष्ट्रपति को दी गई हैं। लेकिन धन विधेयक जो है इसमें राष्ट्रपति को मान्यता देना जरूरी है, क्योंकि ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया गया था, इसलिए इसमें राष्ट्रपति इसको नहीं रोक सकते। धन विधेयक सरकारी विधेयक है या नहीं, इसका जो है लोकसभा अध्यक्ष कर सकता है, मतलब लोकसभा अध्यक्ष ही इसको घोषित कर सकता है कि यह धन विधेयक है या नहीं। धन विधेयक एक सरकारी विधेयक होता है, इसलिए इसे मंत्री ही पेश कर सकते हैं। जो मतलब सरकारी विधेयक है तो सिर्फ जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, जो मंत्री हैं, खाली वही पेश कर सकते हैं, अन्य कोई सांसद इसको पेश नहीं कर सकता। तो ये भी बता दिया मैंने कि कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है आर्टिकल 110 के 3 के तहत। अब बात करें तो जो वित्तीय विधेयक होता है उसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान है। राष्ट्रपति जो है इसको स्वीकृति कर सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है और वीटो पावर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो एक बात और बता देते हैं कि आर्टिकल 42 के तहत जो है राष्ट्रपति को मंजूरी देना जरूरी था, लेकिन आर्टिकल 44 के तहत जो है राष्ट्रपति को पुनर्विचार की शक्ति दी गई है। 44वां संविधान संशोधन जो है उसके तहत राष्ट्रपति को पुनर्विचार की शक्ति दी गई है, जबकि 42 के तहत जो है मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य था। उसके बाद बात करते हैं संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, इसमें स्वीकृति दे सकते हैं, आवश्यक है, वीटो पावर का प्रयोग कर सकते हैं। स्वीकृति देना क्या है, इसमें आवश्यक है, और वीटो पावर का और पुनर्विचार वीटो पावर और पुनर्विचार और खारिज नहीं कर सकते। इसमें क्या है, संविधान संशोधन विधेयक में ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्वीकृति देना आवश्यक है, इसमें वीटो पावर और पुनर्विचार और खारिज नहीं कर सकते। अगला टॉपिक है हमारा संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक जो है आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। इसका जो क्रम है अध्यक्षता करने का कि लोकसभा अध्यक्ष, उसके बाद लोकसभा उपाध्यक्ष और उसके बाद राज्यसभा उपसभापति। उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, इसकी अध्यक्षता का अधिकार नहीं है इनको, क्योंकि ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ये किस किस पे बुलाई जा सकती है, साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयक पे बुलाई जा सकती है, जबकि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पे संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। तो ये इंपॉर्टेंट है। गणपूर्ति लोकसभा और राज्यसभा के लिए जो है 1/10 होना जरूरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दोनों के लिए 1/10 जरूरी है। बुलाने का कारण क्या है कि जब दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। अब बात करते हैं लोकसभा व राज्यसभा की जो शक्ति है वो किस किस चीज़ में बराबर है। तो साधारण विधेयक पर दोनों का अधिकार है। वित्तीय विधेयक 117(3) पे जो है दोनों का अधिकार है, जबकि 117(1) पे जो है केवल लोकसभा का अधिकार है। संविधान संशोधन विधेयक पे दोनों का है। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री की नियुक्ति किसी भी सदन के सदस्य की कर सकते हैं, मतलब कोई भी मंत्री और जो पीएम है वो किसी भी सदन के सदस्य बन सकते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति का चुनाव और महाभियोग में भी राज्यसभा को समान अधिकार दिया गया है। अब बात करते हैं कि जिसमें जो है सिर्फ लोकसभा को अधिक शक्ति है। धन विधेयक, वित्तीय विधेयक 117(1) में सिर्फ लोकसभा को प्रारंभ करने का अधिकार है। धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय जो है सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष कर सकता है, तो ये लोकसभा को अधिक अधिकार है। बजट पारित करने की शक्ति भी लोकसभा के पास है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने का संकल्प भी लोकसभा में पारित किया जा सकता है। 352 के 7 में इसको जिक्र किया गया है। राज्यसभा की शक्ति किसमें ज़्यादा है ये भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 249 जो है इसमें राष्ट्रीय महत्व राज्य सूची के विषय को घोषित करके कानून बनाने का अधिकार है राज्यसभा को आर्टिकल 249 के तहत। अनुच्छेद 312 कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकते हैं। भारत में जो है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जो है ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इनका सृजन कौन कर सकता है, तो राज्यसभा इनका सृजन कर सकती है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया केवल राज्यसभा में ही शुरू की जाती है। 50% प्लस 1 जो है वोट इसमें अगर पड़ जाते हैं तो उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो ये तीनों जो है शक्तियाँ राज्यसभा को अधिक प्राप्त हैं। अब बात करते हैं एसआर बम्बई मामला 1994 में क्या था कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने पर विधानसभा विघटन तब तक न होगा जब तक संसद के दोनों सदन उस घोषणा का अनुमोदन न कर दें। जो 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है किसी भी राज्य में, तो इसमें एक प्रावधान किया गया है 1994 में कि जब तक संसद के दोनों सदन जो हैं
ये इस बात की घोषणा ना कर दें कि उसको विघटन उस राज्य की विधानसभा है उसको विघटन करना है, तो जब तक दोनों सदन जो है इसको ना पारित कर दें तब तक राष्ट्रपति जो है इस पे एक्शन नहीं लेंगे। 61वां संविधान संशोधन कहता है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई 61वें संविधान संशोधन के तहत। ये इंपॉर्टेंट है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करें तो आर्टिकल 93 से 97 के बीच में इनका जिक्र है। लोकसभा सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनते हैं। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो है सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है, अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता। ये भी इंपॉर्टेंट है। जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो सिर्फ सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। बैठक की अध्यक्षता जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष केवल लोकसभा सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा का सभापति जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। तो ये दोनों में अंतर है। जो लोकसभा अध्यक्ष होगा वो लोकसभा के सदस्य जरूर होते हैं, जबकि जो राज्यसभा के अध्यक्ष या सभापति हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया क्या है कि समस्त सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित करके उन्हें हटा सकते हैं। 14 दिन पूर्व सूचना देना जरूरी है। तो ये हर एक में है, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो उन्हें भी 14 दिन पूर्व सूचना देना जरूरी है। तो संकल्प पारित कर सकते हैं या अपना ये त्यागपत्र दे सकते हैं। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष जो है वो अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा, और उपाध्यक्ष को हटाने की भी ये सेम प्रक्रिया है। बैठक की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनकी जो लोकसभा का सदन होता है उसकी बैठक लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, और उसकी गणपूर्ति के लिए 1/10 सदस्य होने जरूरी हैं। राज्यसभा के लिए भी सेम है, राज्यसभा की गणपूर्ति के लिए भी 1/10 जरूरी है। अब बात करते हैं प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं। तो जो पिछली लोकसभा है उसका अध्यक्ष जो है तब तक बने रहते हैं जब तक नई लोकसभा के अध्यक्ष जो मतलब नई लोकसभा है उसकी पहली बैठक जो होती है, पहली बैठक होती है उससे पहले तक जो पिछली लोकसभा के अध्यक्ष है वो बने रहेंगे। जब पहली बैठक होती है तो पहली बैठक में क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है एक वरिष्ठ सदस्य जो होते हैं उनको प्रोटेम स्पीकर चुनते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है और राष्ट्रपति द्वारा ही शपथ दिलाई जाती है। तो इम्पोर्टेंट है, जब नई लोकसभा बनी तो क्या हुई, पहली बैठक हुई। पहली बैठक से पहले तक जो पिछली लोकसभा के अध्यक्ष थे वो बने रहेंगे। उनका जब पहली बैठक होती है तो वहाँ तक कार्यकाल होता है, फिर उसके बाद इनका समाप्त हो जाता है। और पहली बैठक में जो है एक जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं उनको प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर का क्या कार्य है? जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं या उनको शपथ दिलाने में जो है राष्ट्रपति की मदद करना। तो ये प्रोटेम स्पीकर का कार्य है। प्रथम बैठक में क्या होता है कि प्रोटेम स्पीकर पीठासीन अधिकारी होता है। नए सदस्यों को शपथ दिलवाना तथा अध्यक्ष का चुनाव करवाने में मदद करना जो है प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है। और जैसे ही नए लोकसभा अध्यक्ष बन जाते हैं उसके बाद प्रोटेम स्पीकर का जो पद है वो स्वतः समाप्त हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, नए अध्यक्ष चुने जाने के बाद प्रोटेम स्पीकर पद खुद समाप्त हो जाता है। अब दल विरोधी कानून की बात करें तो अनुच्छेद 102 और 10वीं अनुसूची में जो है 10वीं अनुसूची जो है 1985 में जोड़ी गई थी। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इसमें क्या है कि अगर किसी भी दल के 2/3 सदस्य किसी अन्य दल में विलय कर लेते हैं तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। 2/3 सदस्य मतलब जरूरी है। तो जो है 2/3 सदस्य अगर किसी अन्य दल में विलय कर लेते हैं तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी, जबकि 2/3 से अगर कम सदस्य अन्य दल में विलय करते हैं तो उनको अयोग्य बना दिया जाता है, मतलब वो अयोग्य हो जाते हैं। सभी मामलों पर जो निर्णय अंतिम करने का है वो है पीठासीन अधिकारी जो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष है और राज्यसभा में राज्यसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष जो है इनको सभी मामलों में अपने अपने सदन में अंतिम निर्णय करने का अधिकार है। 1992 में किहोतो होलोहन पनाब जचिल्लू मामले में 10वीं अनुसूची के पैरा 7 को असंवैधानिक घोषित किया गया और अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्णय का न्यायिक पुनर्वलोकन किया जा सकता है। मतलब पहले क्या था, जो अध्यक्ष होते थे उनका अंतिम निर्णय होता था, लेकिन इस मामले में जो है उनके निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें संशोधन किया गया। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 क्या है कि 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा है या लाभ के पद पर धारण न हो। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी व्यक्ति कोई सदस्य बनता है तो उसके ऊपर अगर ये 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा हो तो वो नहीं बन सकता या लाभ के पद पर धारण न हो। तो ये इसकी इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन योग्यता मान सकते हैं आप। तो ये हमारा जो है आज
हमारी सीरीज का नवा पार्ट था, इससे पहले 8 पार्ट अपलोड कर दिया, उसकी प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।